अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का लेक्चर 4 में स्टार्ट कर रहा हूँ और आज भी कोई बच्चा नहीं आया हुआ। खैर, आज मैंने बच्चों को फ़ोन कॉल्स करवाई हैं कि 2-4 बच्चे आ जाएं ताकि मैं फिज़िकली क्लास को रिकॉर्ड करवा सकूं। आज मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल सा एरिया है, IS 38 स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग, और IS 36 इम्पेयरमेंट जो आपने कर रखी है FAR के अंदर, उसका एक छोटा सा सवाल है जो आपको इस IS 38 के चैप्टर में मिलता है। ठीक है, इसकी रिवीजन करवा रहा हूँगा। तो 2 लेक्चर्स को मिला के मैंने एक लेक्चर बनाया है। लेकिन अगर अब कल से बच्चे नहीं आएंगे, फ़ोन कॉल पे कुछ बच्चों ने एग्री किया आने का, अगर नहीं आते तो फिर मैं कल से फिर क्लासेस इस तरह से नहीं करूँगा। बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, पुराने लेक्चर्स हैं, तोड़ फोड़ के बातें तो वही हैं। बहरहाल अगर आप लोग क्लास में आ जाएं तो फ्रेश लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे वो लेक्चर को आप ऐड कर दें। अच्छा जी, आपको स्टैंडर्ड पढ़ाया गया IAS 16। IAS का मतलब पता है ना क्या होता है? IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पता है सर हमें। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से ये डील करता था, ऐसा ही है। ठीक है, और कौन सा स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था फिक्स एसेट से रिलेटेड? एक इससे भी पहले आपने पढ़ा हुआ, यार मैं तो भूल ही गया उसको लिखना, IAS 2। ये आपने इंट्रो में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको FAR 1 में। ठीक है ना, मैंने इसकी थोड़ी बहुत बार रिवीजन ऐसी हल्की फुल्की करा दी थी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, IAS 16 के बाद आपने कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था जी? IAS 40 आपने पढ़ लिया। क्या था नाम इसका? अरे हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद और कौन सा आपने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था? एसेट से रिलेटेड इम्पेयरमेंट IAS 36 है। हाँ, वो तो इन एसिड्स की इम्पेयरमेंट है ना, ठीक है, रहने दो। इनटेंजिबल अभी नहीं पढ़ा हुआ, आप पढ़ना है। ठीक है, अब मैं उनकी बात करता हूँ जो अब हम पढ़ेंगे FAR 2 के अंदर। जैसे आप पढ़ेंगे IAS 41, मेरा फेवरेट, अभी बता तो रहा था, एग्रीकल्चर, बल्कि इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है जी, बायोलॉजिकल एसिड्स। उसके बाद IFRS 9, फाइनेंशियल एसिड्स। फाइनेंशियल एसिड्स क्या होते हैं जाहिर है टॉपिक में ही जाकर पढ़ेंगे, अभी थोड़ी पढ़ा सकता हूँ फाइनेंशियल एसिड्स। और IFRS 16, ये अभी लीज का स्टैंडर्ड था, लीज्ड एसेट, जिसका नाम अब राइट ऑफ यूज़ रख दिया गया है, इसको राइट ऑफ यूज़ कहते हैं। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, या सॉरी मैं भूल गया, वो IAS 38, बल्कि अभी लिख देते हैं ना, इसका टॉपिक का तो नाम आ गया ना, IAS 38 इंटैंजिबल एसेट्स, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ वो स्टैंडर्ड्स लिखे हैं जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ से आगे वो शुरू हो गए हैं जो हमने FAR 2 के अंदर पढ़ छोड़ने, जिनमें आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो IAS 38 है, इंटेंजिबल एसिड्स। हमने IAS 16 जो पढ़ा था टेंजिबल एसिड्स के लिए था, ऐसे एसिड जो आपको नज़र आते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब ये ना दिखने वाले एसिड्स का स्टैंडर्ड है, तो इसकी कहानी शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं जी। एसिड की डेफिनेशन तो वही है ना, इंटेंजिबल एसिड कौन सा है, वहां पे जाके बात मुख्तलिफ होगी। एसिड तो वो फ्रेमवर्क वाली डेफिनेशन है। एसिड कहते हैं कि ऐसे रिसोर्स को जो एंटिटी के कंट्रोल में हो, कंट्रोल में ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, नॉर्मली जो कि परचेज हुआ करता है, और जिससे फ्यूचर में हमें क्या आना है, बेनिफिट। ठीक है, तो एसिड, इंटेंजिबल एसिड्स का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड क्या है पहले तो ये देख लें। तो एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ये कंट्रोल क्या होता है, अखीर हो जानी IFRS 15 में जाके पता लगेगा कंट्रोल किसे कहते हैं। ठीक है, खैर चलें, जैसे आप लोग अपने ख्वाहिशात को, जज्बात को कंट्रोल करते हैं, रोज़े में भी किया और फिर उसके बाद जो कुर्बानी दे के क्लास में आए। चलो, जो मजबूरी में घर चले गए हैं, वो जो सुन रहे हैं इस वक्त मुझे बैठ के, जिनके पोर्टल पे ये लेक्चर गया है, वो भी सुन रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है,
ये कंट्रोल है आपका। ऐसे ही किसी, ये भी आपका भी एक रिसोर्स बनने जा रहा है। एसेट इज रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये मैंने FAR 1 की क्लास में ना आज I16 शुरू करना था, नाम तो नहीं लिखा IS16, लेकिन एसिड की डेफिनेशन पे पहुंच गया था। वहाँ ज़रा बातें ज़्यादा करनी पड़ी ना, आज मेरा गला खुश्क हो गया। ये मुश्किल क्लास होती है पहली, या हर वो क्लास जिसमें सिर्फ बोलना पड़े, मुश्किल होती है बड़ी। इस वक्त इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है जी, बोल बोल के ना। तो वो आप खुद सोचोगे, वो पहली बार आए हैं PRC से, तो उनके साथ कितना बोलना पड़ना है। आपको तो आधी बातें वैसे ही पता हैं जी, बल्कि नहीं सारी ही पता हैं, बस कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना ताकीद मजीद, तो मैंने ताकीद मजीद की है बस, ठीक है, और कुछ FAR 2 का बताया, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सिर्फ एसिड की डेफिनेशन तक पहुँच पाया था, ठीक है। एसिड की डेफिनेशन मैंने बिल्कुल वही लिखी थी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई जेर जबरदी गलती हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट which is expected to give benefit in future। मतलब ये रिसोर्स हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इसकी हमें उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है इन फ्यूटूरे। अच्छा, अब बेनिफिट जो है ना जी, बेनिफिट ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहीं भूल ना जाना दोबारा, अगर कभी बात आए, सवालों के अंदर भी आ जाती है ये बात। बेनिफिट आपको कोई भी रिसोर्स, कोई भी एसेट दो तरह से फ़ायदा दे सकता है, या आपके रेवेन्यूज़ को बढ़ा दे, या आपके एक्सपेंसेस को, कॉस्ट्स को कम कर दे, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो जाए या डिक्रीज इन कॉस्ट हो जाए, ठीक है जी। तो एसिड एक ऐसा रिसोर्स है, एसिड की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है जी। एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एंटिटी के कंट्रोल में है, और वजह है उसकी कोई पास्ट इवेंट, नॉर्मली परचेज, ठीक है। और फ्यूचर में वो बेनिफिट देगा। बेनिफिट कब देगा जी? इन फ्यूचर। हाँ, अब वो बेनिफिट किसी भी शक्ल में हो सकता है, आपके रेवेन्यूज़ को बढ़ा दे या आपकी कॉस्ट्स को कम कर दे, तो बेनिफिट ही है, ठीक है जी। ओके, अब ये एक डेफिनेशन आप यहाँ से अब घर पे पढ़िएगा। चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ साथ साथ। आ रिसोर्स कंट्रोल बाय कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट and from which future economic benefits are expected to flow। Next thing is, ये तो हो गया ना एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने पहली बात ये कर ली, ठीक है। दूसरी बात, अब एसिड तो हो गया, अभी हमारे स्टैंडर्ड का नाम तो है इंटेंजिबल एसिड। तो इंटेंजिबल किसे कहते हैं, इंटेंजिबल किसे कहते हैं? तो स्टैंडर्ड ने इसके बारे में बताया कि जी, लिख ला भाई, इंटेंजिबल एक ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, जिसमें 3 खसूसियात पाई जाएं। ये स्टैंडर्ड ने कहा। हमने कहा जी कौन सी भाईजान? उसने कहा एक तो ये आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। हमने कहा ये क्या? उसने कहा थोड़ी देर में उस्ताद तुम्हें भी बताएगा, फिलहाल आगे चलो। हमने कहा अच्छा, आइडेंटिफिएबल हो। दूसरा, ये नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। जैसे कि IS16 में जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, क्या उसमें कैश आता था? क्या कैश PPE है? कैश एसेट तो है पर PPE नहीं है। ऐसे ही कैश एसेट तो है, इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। इंटेंजिबल होने के लिए वो तो मनी है ना, ये नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसको IS16 वाले टेंजिबल से मुमताज करती है, उर्दू आती है ना, ओके, तो जो उसको अलग करती है, उससे डिफ्रेंशिएट करती है उसको, वो है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसका कोई, यू कैन नॉट टच एन इंटेंजिबल, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा, हाँ जी लिख लो यार।
क्या मतलब सॉफ्टवेयर की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हैं? अब कोई यहाँ से ये ना बोलना प्लीज़ कि सर सीडी के अंदर होता है, हम सीडी को टच नहीं कर लेते। सीडी इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, बल्कि उसके अंदर मौजूद है एक लाइसेंस। आपको एक लाइसेंस दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि आप खेवड़ा में जो माइंस हैं उनमें से फ़लाँ जगह पे इतने एरिया की माइन के ऊपर आप माइनिंग कर सकते हैं अगले 5 साल तक। ये आपको लाइसेंस के ऊपर उन्होंने लिख कर दे दिया। अब ये लाइसेंस क्या है? एसेट है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। ये लाइसेंस आप पैसे देकर ख़रीदते हैं, हुकूमत को पैसे देकर ये लाइसेंस लिया आपने, तो ये एक रिसोर्स है आपके हाथों में। इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। आप वहाँ से माइनिंग करेंगे, नमक निकालेंगे, उसको बेचेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स तो ये है। क्या इसको आप कह सकते हैं कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी है? अब कोई ये कहे कि ये कागज़ है तो सही, ये कागज़ नहीं, इसके पीछे मौजूद जो राइट है ना, राइट टू माइन, वो है असल में इंटेंजिबल, ठीक है। इससे धोखा ना खा जाना। मैंने कहा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये ना आप कहो कि फिजिकल सब्सटेंस तो होता ही है सर, ये कैसी बात कर दी आपने, लाइसेंस फिजिकल टच कर नहीं सकते लाइसेंस को। और भाई ये लाइसेंस नहीं है, ये तो लाइसेंस, ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको एक राइट टू माइन दिया गया, अगले 5 साल तक फलां जगह पे आप कानकुनी कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। तो वो राइट टू माइन जो है, माइंड नहीं, माइन जो है वो क्या है? वो आपका इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है। अब 3 खसूसियात होना ज़रूरी है। पहली चीज़ आइडेंटिफिएबल हो, दूसरा नॉन मॉनिटरी हो, तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब एक सवाल पैदा होता है, फिजिकल सब्सटेंस का तो आपने बता दिया, नॉन मॉनिटरी भी आसान है, आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? मैंने कहा जी स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आइडेंटिफिएबल, किसी को देखना है ना कि कुछ चीज़ आइडेंटिफिएबल है या नहीं है, तो इन 2 में से कोई एक खसूसियत अगर किसी चीज़ में पाई जाती हो तो वो कहलाएगी कि ये आइडेंटिफिएबल है। जैसे कि आइडेंटिफिएबल कब होगी एक चीज़? अगर वो सेपरेबल है, अगर वो भाई की आंखों पे लगी हुई, नाक पे लगी हुई है, वैसे तो ऐनक आंखों के सामने लगी हुई है, जो ऐनक है, ये ऐनक अगर ये बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, ठीक है। ये ऐनक उतारेंगे, ये सेपरेट हो जाएगी, इसको बेच देंगे। लेकिन जिस कान के ऊपर लगी है, क्या वो कान भी बेच सकते हैं? क्या वो सेपरेबल है? अच्छा, मेरी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर है, मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास एक यूज़ में एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर मैं अलग करके बेच सकता हूँ, तो वो सेपरेबल है, सेपरेबल है। और अगर मैं उसको अलग करके बिजनेस के साथ नहीं बेच सकता, बिजनेस से अलग करके नहीं बेच सकता, बल्कि पूरे बिजनेस को बेचना पड़ेगा, ठीक है। कान नहीं बेच सकते, पूरा भाई बेचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, तब सॉफ्टवेयर बिक सकता है, तो फिर वो सेपरेबल नहीं है। तो पहली शर्त क्या है? आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल की एक निशानी क्या है? कि वो सेपरेट होकर बिक सके। जैसे मुझे ये लाइसेंस मिला, अगर ये लाइसेंस हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई हुई कि ये नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं ना, अगर ये ट्रांसफरेबल है तो मैंने ये लाइसेंस जो है ये उस भाई को बेच दिया। अब ये लाइसेंस मुझसे अलग करके, मेरे बिजनेस अलग करके बेच दिया, ये बेचा जा सकता है, मेरा बिजनेस अलग चलता रहेगा। ये आज के बाद वो पैसे उससे ले लूँगा और ये उस जगह पर जाकर माइनिंग करेंगे भाई, अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक पहली निशानी इंटेंजिबल की क्या है? कि ये सेपरेट, आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल होने की एक निशानी क्या है? वो सेपरेबल हो। अच्छा, दूसरी निशानी, वो सेपरेबल नहीं भी है, ठीक है। इस पे ना बच्चे बहस कर लेते हैं। इस जो मैंने लाइसेंस वाली बात की ना, तो मैंने तो राइट की बात की है, ठीक है। मैंने क्या कहा जी? राइट है। बच्चे ये कह सकते हैं ना कि जी ये तो आप कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं, तो भाई मैंने कहा नहीं है, मैंने असल में बेसिकली इसके पीछे छुपे हुए राइट को दिया था। तो अगर वो सेपरेबल आपको नहीं भी लग रहा, लेकिन वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। लीगल राइट, ये जो लाइसेंस है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है? कि मैंने मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे का डिज़ाइन था, जूतों का एक ख़ास डिज़ाइन है, ठीक है जी, और वो डिज़ाइन इन मेरे दोस्त ने वो रजिस्टर करवाया हुआ डिज़ाइन, तो मैंने वो कहा यार ये डिज़ाइन के जूते ना अगले 3 साल के लिए मुझे बनाने दो, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा जी इतने पैसों के अंदर ये डिज़ाइन खरीदो, मुझसे ख़रीद लिया।
अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, उसने हमें राइट दिया है टू मैन्युफैक्चर इस तरह के शूज़, ठीक है, इस स्पेसिफिक डिज़ाइन के शूज़। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक आइडेंटिफिएबल रिसोर्स है, ठीक है। ये शायद सेपरेबल तो नहीं है, शायद उससे सेपरेबल तो नहीं था, लेकिन उसने हमें राइट दे दिया। यूँ कह सकते हैं ना, बहस कर सकता था कोई बंदा कि जी सेपरेबल तो नहीं है, वो मतलब ये कि हुकूमत के पास जो पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी उठा के आप ले जाओगे, उसके अंदर से आप नमक ही निकाल रहे हो मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो भाई उसके अंदर मसला क्या है, उसके अंदर जो है वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर की तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक राइट टू माइन तो है ना, लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगर हो। तो अगर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो उसके लिए सेपरेबल होना भी ज़रूरी नहीं है। टू बी आइडेंटिफिएबल ये काफ़ी है कि वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी डेफिनेशन है आपके मोहतरम जनाब इंटेंजिबल साहब की, ठीक है जी। ओके, तो इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल एक ऐसा रिसोर्स है जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी होना ज़रूरी है, ठीक है। आप एसी जो है, एसी, इसको आप कभी भी मॉनिटरी एसेट नहीं कह सकते। ये हम ना चीज़ें दो जगह पढ़ेंगे, ये वाली मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम की जो डिस्कशन है, ये हमारे दो टॉपिक्स में आनी है, बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। एक IS 21 जो फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड है, और एक IFRS 9 जो फाइनेंशियल एसेट, जहाँ पे लिखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो स्टैंडर्ड है, वहाँ पे जाके ये बड़ी शिद्दत से बात होगी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। यहाँ पर सिर्फ सादा बात करता चलूँ तो आपका जो फैक्ट्री में या आपके जो सेल शोरूम में या आपकी जो दुकान के अंदर लगा हुआ एसी है, वो मॉनिटरी आइटम नहीं है, ठीक है। उसको आप मॉनिटरी आइटम नहीं कहेंगे, वो तो PPE है, ठीक है। हाँ, अगर आपने उसको बेचा और बेच के आपको कैश मिल गया, दराज में पड़ा हुआ कैश, वो मॉनिटरी आइटम है। या आपने उसको बेचा, इवन उधार पे बेचा, तो अब वो क्या है, राइट टू रिसीव कैश बन गया ना, तो वो भी मॉनिटरी बन जाएगा। तो ये बात अभी बहुत अर्ली हो जाएगी। फिलहाल बस इतनी सी बात कि PPE या इंटेंजिबल या IS 40 का बायोलॉजिकल एसिड, ये सब के सब आपके एसिड्स तो हैं, लेकिन ये मॉनिटरी आइटम्स नहीं है, मॉनिटरी एसिड्स नहीं है, ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं। हाँ, अगर इनको आप बेचें और बेचकर पैसे आ जाएं या पैसे आए बल हों, आए बल समझते हैं, रिसीवेबल, पैसे आए बल हों या पैसे आ गए हों, तो अब ये मॉनिटरी आइटम है। मनी इज मनी खुद तो मॉनिटरी आइटम है ही है ना। फिर मॉनिटरी आइटम की डेफिनेशन ये है, मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल मॉनिटरी आइटम, ठीक है। तो फिलहाल हम रिसीवेबल की बात अगर करें तो ये इंटेंजिबल कभी भी मॉनिटरी आइटम नहीं होता। हाँ, अगर इसको आप बेचें और पैसे आ गए हैं या पैसे आए नहीं हैं, रिसीवेबल बन गया है, तो ये मॉनिटरी आइटम होता है। गॉट इट। तो इंटेंजिबल की निशानी क्या है, इंटेंजिबल डेफिनेशन क्या बताई स्टैंडर्ड ने, कि आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी स्टैंडर्ड के अंदर, इंटेंजिबल के स्टैंडर्ड के अंदर एक और बात भी आपको अभी बता दूंगा, फ़ायदा दे जाएगी आगे। स्टाफ ट्रेनिंग या एडवर्टिजमेंट, जी ये पहले भी आपको थोड़ा बहुत पता है, बाकी जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ। स्टाफ ट्रेनिंग या एडवर्टिजमेंट IS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है इनको कैपिटलाइज नहीं करना। IS 38 कहता है इनको एक्सपेंस आउट करो। उसके पीछे जो रीज़न मैंने आपको बताई होगी, बच्चों को बताई होगी उस्तादों ने, या जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अब बताई जा रही है। इसके पीछे रीज़न ये होती है कि आपका कंट्रोल है असल चीज़। एसिड बनने के लिए पहला प्री रिक्विजिट क्या है, एंटिटी का कंट्रोल हो। आपने एडवर्टिजमेंट की, क्या आपने कस्टमर को कंट्रोल कर लिया? कस्टमर की फिर भी मर्जी है। आपने ट्रेनिंग दी अपने स्टाफ को, क्या आपने फिर उसको कंट्रोल कर लिया? कहीं नहीं जा सकता, उसकी मर्जी है भाई, वो यहाँ मर्जी जाए। आपने इवन लिखवाया भी हो ना कि तुम अगर छोड़ के गए 5 साल से पहले ये ट्रेनिंग तुम्हें दे रहे हैं तो तुमसे 5 लाख लेंगे, तो वो 5 लाख देकर चला जाएगा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कहा करता हूँ अक्सर, ठीक है ना। तो आपके स्टाफ ट्रेनिंग हो या एडवर्टीजमेंट हो, तो इसको आपने क्या करना है जी, इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है जी। IS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी। अब इसकी ना थोड़ी सी हम इंटेंजिबल की डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी मेरा दिल है कि सवाल ना इंटेंजिबल वाला कल करते हैं, आज फिर ना ज़रा IS 36 रिवाइज कर लेंगे। IS 36 इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है, पूरा स्टैंडर्ड नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत,
लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रूल को रिवाइज करना पड़ा था आपको इंट्रो के, ऐसे FAR 1 के अंदर पढ़ा, इंट्रो में था, आपको नज़र आया था कितनी ज़रूरत पड़ी, ऐसे ही IAS 36 की थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेगी। क्या होता था IAS 36 के अंदर, वो जी इम्पेयरमेंट टेस्ट होता था। अच्छा, उस इम्पेयरमेंट टेस्ट में क्या होता था बेटा, प्लीज़, इम्पेयरमेंट टेस्ट में क्या होता था, आपकी रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू कंपेयर होती थी। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती थी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकलती थी, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो ये सारी बातें भूली पड़ी होंगी, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, इसकी एंट्रीज रिवाइज कर लेंगे, इसके एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, फिर छुट्टी। फिर कल जब आएंगे तो IAS 38 जो है उसके अंदर इस इम्पेयरमेंट को भी मिक्स कर देंगे फिर, क्योंकि IAS 38 में जो इंटेंजिबल्स हैं वही तो एसेट्स हैं, उनको भी इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ सकता है। तो इस लेवल की इम्पेयरमेंट नहीं करनी पड़ती FAR 2 में, जिस लेवल की मैंने रिवीजन भी आपको करवा देनी है, वो भी इनफ है, यानी कि ज़्यादा है। जो आप पढ़ के आए हैं ना, तो पूरा टॉपिक था ना, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट्स तो आपको बार बार नजर आएंगी, क्योंकि अकाउंटिंग में जो आपने पढ़ा आज तक वो सब अब आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इंटेंजिबल्स जो हैं बेटा जी वो दो तरह के होते हैं। अब ये आखिरी बात है, उसके बाद फिर मैं बोर्ड की तरफ जाऊंगा, मैं बैठ के थक गया हूँ अब। फिर ना ये इंटेंजिबल वाला सवाल जो है ना फिर कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंटेंजिबल्स आपके कंट्रोल में दो तरह से आ सकते हैं। इंटेंजिबल आप बाजार से बना बनाया खरीद लाएं, परचेज्ड इंटेंजिबल इसको कहते हैं। लो जी, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। परचेज इंटेंजिबल के वैसे ही रूल्स हैं जैसे परचेज इंटेंजिबल के हैं। क्या मतलब आपने इनिशियल मेजरमेंट उसकी किस पे करनी है, एट कॉस्ट, और कॉस्ट में क्या शामिल करना है, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। तो इतना आसान थोड़ी आएगा, आज तक कोई एडजस्टमेंट आ भी जाए तो दूसरी तरफ ही जाएगा, लेकिन फिर भी चलें कोई बात नहीं। IAS 38 आया इस दफ़ा, मैंने दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, 8 नंबर का सवाल आ गया, ठीक है। और ये बड़े वाला सवाल भी आया करता है। तो परचेज इंटेंजिबल है तो कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज्ड एट कॉस्ट या इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। मैं कैपिटलाइज लिखता हूँ, ज़रा याद हो जाता है ना, ठीक है। इसको हमने क्या कर देना है, कॉस्ट पर कैपिटलाइज कर देना है। और कॉस्ट में क्या कुछ शामिल करते हैं हम, कॉस्ट के अंदर हम शामिल करते हैं परचेज प्राइस, और बाकी लंबी बात मैं नहीं कर रहा, लिखी हुई है सारी बातें। परचेज प्राइस में से हम कहा करते थे जी ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स को लेस कर देंगे, ऐसे ही है। और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड कर देंगे, और PPE जो होता था, रिफंडेबल को इग्नोर कर दिया ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, परचेज प्राइस, लेस डिस्काउंट्स रिबेट्स, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है, और ऐड ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। और PPE के अंदर तो हमने ये भी देखा था कि अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करते हैं। अच्छा, वहाँ तो देखा नहीं था, वहाँ तो सिर्फ पढ़ा था। यहाँ पे IAS 37 के अंदर हमने प्रॉपरली करना है, उस वक्त कहा था आपको करेंगे। IFRIC 1 एक स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन है जो सिर्फ इससे डील करती है। तो हमारे सिर्फ इस एरिया के ऊपर 4 से 5 लेक्चर्स लगने हैं जाके IAS 37 में, जिसमें हमने ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग या डिसमेंटलिंग निकालनी है, उसको एसेट में ऐड करना है, उसकी एंट्रीज करनी है, एस्टीमेट चेंज पढ़ना है, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, कुछ भी नहीं बचना, सब जो पढ़ा हुआ दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो खैर अभी तो ज़रा इतना ही कर लेते हैं माजरत के साथ। परचेज प्राइस एंड ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये लिखी हुई तो है ही सही, वहीं से पढ़ लेना आप, ठीक है। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना आपको, अभी ये मैंने आपको इंटेंजिबल की डेफिनेशन पढ़ा दी, ठीक है। कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट, डेप्सिबल अमाउंट, ये आपने पढ़नी है खुद, ओके, ये सारी पढ़ लेनी है खुद। उसके बाद जो मैं देखता हूँ कौन सी पढ़ानी है, ठीक है। अब मैं कैरिंग अमाउंट की आपको डेफिनेशन बताऊँ, अच्छा लगता है, फिर कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, यहाँ डेप्शन होती है, यहाँ अमोर्टाइजेशन आ जाती है, लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अब मैं बताते हुए अच्छा लगता हूँ आपको बुक वैल्यू की डेप्सिबल अमाउंट मैं बताते हुए मुनासिब लगता है कि मैं आपको बताऊं कि जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा नहीं ना, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कॉस्ट किसे कहते हैं, डेप्सिबल कॉस्ट के अंदर वो बातें आ जाएंगी जो अभी मैं आपको करके आ रहा हूँ। एनीवेज, अभी मैं जो यहाँ पे आ चुका हूँ ना, कंट्रोल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, मैं बेसिकली इसको आप बिल्कुल पढ़िएगा। ये डेफिनेशन जो हैं ये आपके लिए ही हैं, ठीक है। आइडेंटिफिएबल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसको लाजमी पढ़ना है आपने। नॉन मॉनिटरी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है,
विद एग्जाम्पल्स ये आपने रीड करना है। ओके, इस वक्त में जो है वो आपको इस लड़ाई की तरफ ले आ चुका हूँ। ये मैं असल में ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो चलें छोड़ें इसको, बस जितना कहा है उतना पढ़िएगा फिलहाल। ओके, बाकी कहाँ से क्या छोड़ा मैंने, क्यों छोड़ा, वो छोड़ें इसको, ठीक है। फिलहाल इधर आइए। इधर अभी जो आपका टेबल अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसमें मैंने आपको कहा था कि आप इंटेंजिबल को चाहें तो परचेज कर लें, लेकिन अगर आपको बाज़ार से अपने मतलब का इंटेंजिबल नहीं मिल रहा तो आप इसको इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड भी हो सकता है। लो जी, अब ये जनाब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जो टेस्ट हुआ करता है, ठीक है। एक ये इंटरनली जनरेटेड एसेट्स का, और दूसरा इसके साथ एक इंटरप्रिटेशन इसके साथ भी जुड़ी हुई है, SIC 32, उसमें वेबसाइट कॉस्ट की बात करता है। वेबसाइट कॉस्ट जो आप ये वेबसाइट्स देखते हैं, तो ये चूँकि बाद में आई, इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है वो उन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन दिया करती है जो फिर पहले स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं हो रही होती, तो बाद में आती हैं, जो उनका ज़हूर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसकी अकाउंटिंग जो है वो बताई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल जो है। ज़रा ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है थोड़ी। अगर तो इंटरनली जनरेटेड जो इंटेंजिबल है वो इन 5 में से कोई एक है, कौन से 5 जी? इंटरनली जनरेटेड गुडविल, नाम पता है ना, गुडविल। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, ठीक है जी, कोई ब्रांड जैसे जे डॉट है, एक ब्रांड है, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो गया। कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों के पास आप लोगों का डेटा इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। अब रोड के परली तरफ एक नया कॉलेज ओपन होने लगा, तो वो आके कॉलेज वालों से कह सकता है कि हमें स्टूडेंट्स की ये लिस्ट दे दें। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस है, ठीक है। तो ये अगर कॉलेज वाले उनको लिस्ट बेच दें तो उनके लिए ये एक इंटेंजिबल है, लेकिन कॉलेज वालों ने इसको इंटरनली जनरेट किया है, तो अगर इंटरनली जनरेटेड है और कस्टमर लिस्ट है तो इसका क्या ट्रीटमेंट अभी बताता हूँ, ठीक है। नंबर 4, मैं मुँह से ट्रीटमेंट निकलने लगा था। नंबर 4 को कहते हैं जी पब्लिशिंग टाइटल्स। पब्लिशिंग टाइटल्स कौन से होते हैं जी? ये आपको इधर ही लिख लें। पब्लिशिंग टाइटल्स जैसे PBP सुना होगा, पंजाब PBP हो गया, कैपलान हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। BPB होता है, PBB होता है, डिफरेंट ये जो आपके पब्लिशर्स हैं, ACA की बुक्स, CA की बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका अपना एक मिसाल के तौर पे कोई जिस जो भी आपके पब्लिशिंग टाइटल्स हैं किसी की, किसी भी इदारे के हो सकते हैं, ये अगर आपने इंटरनली जनरेट किया है, ठीक है। और मस्ट हेड कहते हैं जैसे कि जंग अखबार, तो न्यूज़पेपर टाइटल्स को कहते हैं। नवाए वक्त, जंग, न्यूज़पेपर टाइटल्स, ठीक है। दुनिया, द न्यूज़, तो जो टाइटल्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के टाइटल्स, उनको क्या कहा जाता है जी? मस्ट हेड। अच्छा, अब IS 38 कहता है कि अगर इन 5 में से कोई एक इंटेंजिबल है और इंटरनली जनरेटेड, ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर इंटरनली जनरेटेड है और इन 5 में से है तो ये कोई इंटेंजिबल नहीं है। मतलब है तो सही, लेकिन IS 38 प्रोहिबिट करता है इसको कैपिटलाइज करने से, ठीक है। अगर यही आपने कहीं से खरीदे हों तो फिर ये इधर नहीं आएगा, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई नया कॉलेज जो खुल रहा था, उन्होंने कॉलेज वालों से आके ये कस्टमर लिस्ट परचेज कर ली, तो कॉलेज वालों के लिए तो ये एसेट नहीं था, IS 38 ने इनको एसेट रिकॉर्ड करने
नहीं दिया था, लेकिन अगले जो खरीदने आए उन्होंने कुछ पैसे पे करके जो खरीद ली कस्टमर लिस्ट, तो उनके लिए ये कस्टमर लिस्ट क्या बन गई, एक एसेट है, इंटेंजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल लड़ाई किसकी थी, वो अमाउंट जो सही से डिटरमिन नहीं हो पा रही थी जब तक कि ये इनके पास इनकी किताबों में पड़ा हुआ था। क्या मतलब, असल में ना, अब देखिए आप धोखा नहीं खाना, यहाँ पे स्टैंडर्ड ना स्पेसिफिक गाइडेंस दे दी, लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड की ज़ाहिर है कोई ना कोई लॉजिक तो होती ही है, तो जो स्टैंडर्ड ने लॉजिक दी उसको गलत साबित ना करने लग जाना, मैं ये कह रहा हूँ। बहरहाल वो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहली बात तो ये, अगर इंटरनली जनरेटेड हो और इन 5 में से हो तो उसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है कि दीज आर, ये इंटेंजिबल ही नहीं है, बस दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स, These are not intangible assets। अच्छा जी, क्यों भाई, क्यों स्टैंडर्ड, क्यों स्टैंडर्ड कहता है क्योंकि इनकी कॉस्ट ना रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। असल में ना आप गौर फरमाएं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए स्पेसिफिक कोई खर्चा हो रहा था। जैसे जे डॉट जब बना तो उनको तो नहीं पता था कि इनका नाम इस तरह से बन जाएगा, ये जे डॉट इतनी मांग होगी, ठीक है। वो अपनी मेहनत करते रहे, अपना काम करते रहे, कस्टमर सेटिस्फाई होते रहे, क्वालिटी देते रहे, और एक वक्त आया चलते 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 उनका ये ब्रांड, अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी प्रोडक्ट अच्छी बनी तो वो फैक्ट्री में अच्छी बन रही थी, वो डिज़ाइन अच्छा कर रहे थे तो उनकी लेबॉर्ट्री के अंदर जो उनके डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, जो साइंसदान बैठे हुए हैं, कपड़ा बनाने वाले, कलर देने वाले, ये सब की मेहनत थी। फिर उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी थी, या उनकी सेल सर्विस अच्छी थी, सेल स्टाफ का अखलाक अच्छा था, उनकी दुकान अच्छी थी, उनका जो भी उनकी चीज़ें थी वो सारी आहिस्ता 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 करके कंट्रीब्यूट करके उनके इस ब्रांड की बिल्डिंग के अंदर जो है वो हेल्प करती गई। तो मेरे ख्याल में तो कितनी कॉस्ट जे डॉट वालों ने जे डॉट ब्रांड के ऊपर इनकर की, वो शायद आपके लिए कैलकुलेट करना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन ही है तकरीबन, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहरहाल अगर आप किसी तरह से मुमकिन बना भी लेना तो स्टैंडर्ड ने जो है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर दिया है, अगर कोई ब्रांड इंटरनली जनरेटेड है तो उसको आप कैपिटलाइज, ऐसे ही बाकी चारों भी हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर लिस्ट है, कॉलेज वालों के लिए ये क्यों नहीं इंटेंजिबल, हालांकि कॉलेज वाले इससे फायदा, जे डॉट वाले अपने ब्रांड से फायदा उठा रहे हैं। जे डॉट का ब्रांड अब जो है वो उसकी एक वैल्यू है। बाहर से अगर मैं मिसाल में जाकर उनको कहूँगा यार मुझे अपना ब्रांड दे दो, तो वो मुझे पता नहीं कितने करोड़ों का अरबों का दें, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फायदा तो उनको आ रहा है, लेकिन IS38 कहता है इसको एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा, ठीक है। जैसे कस्टमर लिस्ट है, अब आप लोगों का सारा डेटा कॉलेज वालों के पास मौजूद था, ठीक है। कैफ के अंदर जिन बच्चों ने ऑडिट सर आसिफ से पढ़ा, सर आसिफ ने कहा जी मैं फाइनल के अंदर ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट करने लगा हूँ, तो कॉलेज वालों ने कहा ठीक है। ऑडिट वाले सारे बच्चों को कॉलेज वालों ने मैसेज कर दिया कि सर आसिफ जो है वो आपको फाइनल का ऑडिट पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, कॉलेज वालों को इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस है उनकी, बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस है उनकी, तो फायदे की चीज़ तो है कस्टमर लिस्ट, लेकिन ये कोई अलग से टारगेट करके नहीं बनाई जाती, ये बस बन जाती है। मतलब जब से बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे आते हैं, आके एडमिशन करवाते हैं, वो अपना नाम बताते हैं, CRN बताते हैं, नंबर बताते हैं, और फिर एक सेशन गुजरता है, फिर 2 गुजरते हैं, फिर 10 गुजरते हैं, और करते करते एक कस्टमर लिस्ट बन चुकी है। अब फ़ायदा तो कॉलेज वाले इससे उठा सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन IS38 कहता है इसको तुम इंटेंजिबल, हालांकि ये फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन इसको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह वही स्टैंडर्ड ने कहा, इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं, ठीक है। ऐसे ही है, बाकी 3 भी हैं, मस्ट ऐड है, पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, या ये जो है गुडविल है, गुडविल भी इसी को, ब्रांड गुडविल एक जैसी चीज़ ही है। बेटा मैं एक मिनट, पहले मुझे ये बताएं कस्टमर लिस्ट किसकी है, मेरे पास है या आपके पास है? पहले ये बताएं। आपकी कस्टमर लिस्ट है, आपकी बैलेंस शीट में एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? आप कॉस्ट लायबिलिटी मेजर नहीं कर सकते। अब मैं आया, मैंने कहा बेटा ये कस्टमर लिस्ट आप मुझे बेच दें, आपने कहा ठीक है सर इसके 10 लाख लगेंगे, मैंने कहा ठीक है ये पकड़ो बेटा 10 लाख रुपए, और ये कस्टमर लिस्ट मुझे दे दो, मेरे लिए तो बड़ी ज़रूरी है, मैं जो कारोबार शुरू कर रहा हूँ उसके लिए तो बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस है ये वाली कस्टमर लिस्ट आपकी। अब मेरे लिए ये कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है, आपका तो रेवेन्यू है, आपका तो गेन है, आपकी कॉस्ट तो ना हुई बेटा,
आपकी कॉस्ट नहीं है। यही तो मैंने आप बाद में लिखना था, यही मैं पहले भी कह रहा था कि अगर ये हमने इनमें से कोई खरीदा है, अब वो खरीदा आपने तो नहीं ना, आपको तो इंटरनली जनरेटेड है, खरीदा तो मैंने है, तो अगर ये परचेज होगा तो फिर ये इस कैटेगरी से निकल के इधर आ जाएगा, रिलायबली वेरिएबल होगी इसकी कॉस्ट, और ये उसका इंटेंजिबल है जिसने खरीदा, आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो उसकी बात हो रही है कि जिसने इसको इंटरनली जनरेट किया। ठीक है, तो अगर इंटरनली जनरेटेड है और इन 5 में से है तो ये इंटेंजिबल नहीं है, क्योंकि बी काउज कॉस्ट कैन नॉट बी measured reliably। बस हो गई उस्ताद, छोड़ूंगा इंशाल्लाह 1:15 पे आपको, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, दीज आर, मैं सोच के आया था घर से कि ये होगा मेरे साथ, फिर भी आया हूँ ना। हर साल रोज़े आ रहे हैं, अब तो पहली बार पढ़ा ना, मुझे सोच है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2015 की बात है, तो जब रमज़ान आया पहली बार ज़िंदगी में, उससे पहले तो कभी पढ़ाते हुए रोज़े नहीं गुजरे, तो जाहिर है ज़िंदगी में पढ़ाया तो पहली बार 2015 में था मैंने। तो अब सोच बड़ी चल रही, क्योंकि मुझे ना आदत है, पानी तो बहुत ज़्यादा पीता हूँ मैं, और टीचिंग तो शुरू हो गई थी रमज़ान से पहले। तो आपने नोट किया हो शायद नॉर्मल क्लासेस के अंदर मैं पानी बार बार पीता रहता हूँ, पानी बार बार। अब मैं और कुछ नहीं तो हर लेक्चर में एक बार पानी पीने का आदी, फिर बाहर जाकर लेक्चर इधर ना भी पीऊँ तो जाते साथ जाके जहाँ बैठूँगा पानी पीऊँगा, बार बार पानी पीने का आदी। अब मुझे ना बड़ी परेशानी लग गई, मैंने कहा या अल्लाह पता नहीं अब केड़े काम हथ पा बैठे हैं, तो पढ़ाना तो मुश्किल काम था। उस वक्त पता लगा भी जोर लगता है इतना बोलना और इतना, अल्लाह तू ही अब दे ले, पता नहीं डर बड़ा रहा था। खैर रमज़ान आ गया, क्लासेस भी पढ़ाई गया, पता ही नहीं चला, सारा दिन गुजर जाता, तो रोज़ा जैसे पहले गुजरा करता था उससे भी अच्छा गुजरता था। तो फिर मैंने एक बात नोट की कि ये जो दिल है ना, दिल, इसको वैसे नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाह बनाया सारे जिस्म का, बादशाह कहते हैं ना इसको। इसको पता है ना अब कि पानी नहीं मिलना तो प्यास नहीं लगेगी, खाना नहीं मिलना तो, वरना मुझे बताओ क्या सख्त जून जुलाई के रोज़े भी आप माशाल्लाह रख कर आए हो, गुजरे हैं आपके। ठीक है, क्या कभी ऐसा मुमकिन था कि 1 घंटा भी आप पानी के बगैर रह सकते? बोलो तो क्या था? तो दिल ही है ना, बस दिल के अंदर। तो मैं दिल को समझा के आया था, और मुझे पता है, और ये कई बार से चल रहा है, ये तो इस बार मुझे पहली बार छुट्टियां मिली हैं रमज़ान में, वरना सेशन पहले शुरू होता था, रोज़े बाद में आते थे। तो टेंशन ना लो, 1:15 बजे छोड़ दूंगा तुम्हें। कोशिश ये करूँगा एक्स्ट्रा क्लास ना पढ़ाऊँ बस रमज़ान में, बाकी तो नॉर्मल क्लास तो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा चलें जी। तो ये इंटेंजिबल्स नहीं हैं, क्यों नहीं हैं? क्योंकि इनकी कॉस्ट लायबिली इस वक्त तो बेटा मैं ज़्यादा जज्बात में आता हूँ। क्यों? मंजिल करीब, छुट्टी नज़दीक, समझ आई कि नहीं? इस वक्त मैं दोबारा चार्ज हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप बेशक 1 घंटा मुझसे और पढ़ लेना, उस वक्त कह के पढ़ा सकता हूँ। पहला दिन अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना, शर्म करो कुछ, निशान ना देना जेड़े कुछ आए ने, पहले आए कोई नहीं वो पहले घर बैठे हुए हंस रहे हैं वहां पे, शुक्र है असी नहीं गए। शुक्र नहीं है, अल्लाह से डरो, तौबा करो और लेक्चर लेके आना बस। अच्छा जी, दीज आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, और ये जो मैंने आपको बताया था ना कितने कितने लेक्चर लगेंगे, कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, हर टॉपिक के तकरीबन लेक्चर्स मैं लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड। आप अभी बोलोगे मैं लिखता चला जाऊँगा, तकरीबन 115 के अराउंड, 115 से। बी के अलावा, बी तो उस दिन के साथ ही बी होता है ना, वो तो मैनेज कर लेता है बंदा, वो बी कोई लेक्चर नहीं होता। 110 लेक्चर, मिसाल के तौर पे मेरा आज लेक्चर नंबर 105 है, तो 105 नॉर्मल क्लास में पढ़ा लिया, जोहर की नमाज के बाद कहूँगा आधा घंटा आ जाएं आप, हफ्ते में 1 आध बार जैसे होगा, वो बी पार्ट होगा, वो अलग नहीं है, वो नंबर से अलग नहीं है, वो भी नंबर में शामिल है। तो 115 से 120 लेक्चर्स बनते हैं। तो प्लीज़ बेटा जितनी छुट्टियां देना उतनी लेना प्लीज़, ये मेहरबानी करनी है आपने। ठीक है, ये ना हो कॉलेज वाले 5 दें, एक इधरों रुलाओ एक उधरों रुलाओ 7। अच्छा कॉलेज वाले जज्बात में आके 6 देते हैं, यार अल्लाह करे 6 के बाद आ जाएं, तो एक उधरों रुलाओ एक, यानी कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि जितनी छुट्टी दें उससे इधर भी उधर भी मिला लेते हैं। ऐसा नहीं करना। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, आते हुए टिकट नहीं मिलता, जाते हुए मिल जाता है। अच्छा जाते हुए जल्दी भी मिल जाता है, ठीक है, जल्दी मिलता है, बाद में नहीं मिल रहा होता। तो बड़े मसाइल हैं हॉस्टल्स के, ये मसला होता है, हॉस्टल बंद हो रहे हैं। तो इसलिए वैसे भी मैं माशाल्लाह आज तकरीबन लाहौर वाले ही बैठे, तकरीबन
बाकी जो थोड़े बहुत हैं उनको तो सल्यूट है कसम से, ठीक है। तो अल्लाह उनको कामयाब करे और बाकियों को भी करे, और घर जो लेक्चर ले रहे हैं अल्लाह उनको भी करे, और जो नहीं ले रहे कल से ले लें, परसों से ले लें, लेकर आ जाएं बस प्लीज़। अगर यही पांचों परचेज्ड होते, ये तो इंटरनली जनरेटेड है ना, लेकिन अगर हम जे डॉट नहीं है, हम उनसे जाके ब्रांड परचेज कर लें। अब जे डॉट हम अपने परफ्यूम पे लगा के बेच रहे हैं तो वो ब्रांड तो हमारा बन गया ना। अब उनको तो उसके पैसे, उसको हमें जे डॉट के पैसे मिला, विच बदली की पाया ऐसी देखना है, ठीक है। ये जंग अखबार था, भाई का संग अखबार था, ठीक है, उनका मलंग अखबार था, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों अखबार इकट्ठे पड़े हों तो कौन सा बिकेगा? मलंग, संग, ठीक है। तो जंग अखबार को ज़्यादा रिलायबल समझते हुए लोग खरीदेंगे, ठीक है, तो इसकी वक़्त तो है। लेकिन जंग वालों ने इस पर क्या मेहनत की थी? वो तो बस एक पुराना अखबार है, चलते चलते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, हो गया ना, काम बन गया, बस नाम बन गया। लेकिन उन्होंने इस पर क्या खर्च किया उनको क्लियरली पता नहीं है, इसलिए IS38 ने कहा ये इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन भाई संग वाला या आमिर भाई मलंग वाला अगर जाकर जंग वालों को कहें हमें अपना मस्ट हेड बेच दें तो वो पैसे लेकर बेचेंगे। तो इनके लिए ये परचेज्ड मस्ट हेड बन गया, इनकी बैलेंस शीट में ये नजर आएगा, मेरी बैलेंस शीट में कस्टमर लिस्ट नजर आएगी, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट में जे डॉट का ब्रांड नजर आएगा, जितने पैसे दिए उसके ऊपर निचली मैयर डेट, क्योंकि वो परचेज्ड बन गया ना, ठीक है। तो ये वाले एसेट्स अक्सर ऐसा होता है, हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास नॉर्मली आते हैं। जैसे हम जाकर सिर्फ जे डॉट नहीं खरीदते, वो खरीद नहीं ना सकते, ब्रांड सिर्फ खरीद नहीं सकते नॉर्मली, हम जाके पूरा जे डॉट ही खरीद लेते हैं, ठीक है। हम के डॉट थे, हमने जे डॉट को एक्वायर कर लिया, अब जे डॉट हमारी सब्सिडरी है, कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, और सही है। तो हम जो है वो डबल जंग थे, हमने जंग को जाके एक्वायर कर ली, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर ली, तो ये सारे उनके इंटेंजिबल भी बीच में ही आ जाते हैं, तो वो फिर परचेज हो जाते हैं नॉर्मली, वो देखेंगे इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में जाके। बहरहाल ये एक जुमला लाल रंग से लिखना जरूरी समझूंगा, इफ अबव 5 आर परचेज्ड देन capitalize। मुंह डिंगा करके अंग्रेजी बोलना जरूरी होता है कि यस, ओके, नोप। लो जी, उसके बाद जनाब इंटरनली जनरेटेड ना हो तो मसलन फिर कौन से होंगे? फिर अदर्स होंगे, यानी सॉरी इंटरनली जनरेटेड तो होंगे, लेकिन इन 5 में से ना होंगे तो फिर क्या होंगे? अब इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट हमारे पास हो नहीं सकती। हर दुनिया का वो रिसोर्स जो आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, इंटरनली जनरेट करें, और इन 5 में ना हो तो वो फिर अदर्स में आ जाएगा। मसलन सॉफ्टवेयर, भाई ने कहा जी सॉफ्टवेयर, मैंने कहा सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर सही। मसलन फार्मूला, जी हम करेला कोला बनाएंगे, फार्मूला। मसलन लाइसेंस हम इंटरनली जनरेट नहीं करते यार, वो नॉर्मली खरीदा जाता है। हाँ, डिजाइन भाई कह रहे हैं, हाँ पेटेंट ठीक है, एंड सो ऑन, बस कर दें मेरे ख्याल में। मैंने 3 डॉट लगा दिए। जो आपको इधर ये कैटेगरी मीट करता नजर आए और वो खरीदा ना हो बल्कि इंटरनली जनरेटेड हो, और इन 5 में से ना हो, तो फिर जो भी हो वो इधर आ गया ना। अब यहां पे एक अकाउंटिंग होगी असल, ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड, लेकिन ऐसे नहीं कि मुंह चुप के कर लें। बड़े मतलब मिसाल के तौर पे ये वैक्सीन है। अब वैक्सीन जब कोविड आया तो वैक्सीन बनाने के अंदर बड़ा टाइम लग गया, तजर्बे होते हैं, खर्चे होते हैं। पहले ऐसे ही जो है वो हाथ पाँव अंधेरे के अंदर मारे जाते हैं, फिर कोई सिरा हाथे आता है, फिर उसके पीछे लग जाते हैं, फिर उसके ऊपर तजर्बे होते रहते हैं, फिर कुछ शक्ल सामने आती है, लगता है अच्छा हाँ बन जाएगी। एक स्टेजेस होती हैं जब आपने साइंसदानों को बिठाया होता है कमरे में बंद करके कि बनाओ वैक्सीन, बनाओ फार्मूला, बनाओ डिज़ाइन,
तब जान छूटेगी तुम्हारी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से गुजार रहे होते हैं आप अपने साइंसदानों को, जिसमें वो इंटेंजिबल तैयार कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको फिर 2 स्टेजेस में बांटा जाता है। एक फेज़ को कहते हैं रिसर्च फेज़। क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह कल करेंगे। सारा कुछ आज थोड़ी पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता पहले दिन कौन कौन सोच के आया था कि आज पढ़ाई नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। FAR 2 के अंदर हैं आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले दिन FAR 1 में बचपन में बच्चा सोच के आता है आज इंट्रोडक्शन होगा, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर ये करते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट कर लेते हैं, किया है ना आज भी, ठीक है। तो रिसर्च फेज़ कहते हैं उस वक्त को जब आपको कोई ख़ास पता नहीं है, अल्लाह का नाम लेके आपने बस शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस फेज़ के अंदर खर्चे तो इनकर हो रहे होते हैं बेटा जी। आपने वैक्सीन बनाना शुरू की, ठीक है, तो आपने, ये मेरे साइंसदान हैं सारे ही, ये सारों को मैंने बिठा दिया, इस कमरे में बंद कर दिया। मैंने कहा चलो आमिर भाई बाहरों में कुंडा ला के टुर गया। मैं कहा वैक्सीन बनेगी तो निकलोगे, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने वैक्सीन बनानी है, तो यहाँ पे आपके ये AC बिजली ये चलती रहनी चाहिए। फिर आपको इक्विपमेंट ज़रूरी चाहिए होगा, ख़रीद के ला के दूंगा, वो इक्विपमेंट तो कॉस्ट है, लेकिन उसकी डेप्रीसिएशन इनकर हो रही होगी। फिर आपको वैक्सीन बनानी है तो आपको कोई मटीरियल चाहिए होगा, जिसको तजर्बे में आप जो है वो जी अपना मिर्चा पा लो है, नमक पा लो है, जनाब तेल पा लो है, जो तजर्बे के लिए कुछ आपको मटीरियल चाहिए होगा। और फिर सबसे बढ़कर आप लोगों ने मुफ्त में तो मुझे ये काम करके नहीं देना, इड्डे तुसी चंगे, आप लोग इसकी मुझसे तनख्वाहें लोगे। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो खर्चे हैं जो मैं अपने इस इंटेंजिबल को फार्मूला डेवलप कर रहा हूँ। वैक्सीन का फार्मूला हम बनाना चाह रहे हैं, और उस फार्मूला को बनाने के लिए ये कॉस्ट इनकर हो रही है मेरी। अब जब मैंने आपको पहले दिन बंद किया कमरे, मैंने कहा बनाओ वैक्सीन, अब अभी आपके पल्ले कुछ भी नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोविड है क्या समझ नहीं आ रही, कंप्यूटर खुल गए हैं, रिसर्चें हो रही हैं, फिर तजर्बे हो रहे हैं, कुछ आपके पास सैंपल्स मौजूद हैं, लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। 1 दिन 2 दिन 10 दिन छुट्टी ज़ाहिर है होती है आपकी, लेकिन वैसे मतलब मैंने आपको ये कहा कुछ और नहीं करना। आप जो ऑफिस टाइम में आप आते हैं, आप लगे हुए हैं, आप इतने पुलंदे जनाब कागज़ों के इकट्ठे हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खर्चे तो इनकर हो रहे हैं। जिस कमरे में लेबॉर्ट्री में बैठ के आप तजर्बे कर रहे हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो आपको तनख्वाहें मिल रही हैं, ये खर्चे तो इनकर हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस फेज़ के अंदर जितने खर्चे हो रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। तो ये फेज़ के अंदर एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये कल पढ़ाऊँगा, स्टैंडर्ड ने लिखी हुई, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इधर से ये हजरत साहब आवाज़ लगाते हैं कि मुझे कुछ समझ आ रहा है, उम्मीद की एक किरण जागी। अब ये भी एक क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट फेज़ कब शुरू होता है, इसकी कुछ निशानियां हैं, ठीक है। तो जब कुछ समझ में आने लग जाए तो अगला फेज़ शुरू होता है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट फेज़। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, रिसर्च फेज़ के अंदर सारी कॉस्ट जो होती हैं, ऑल कॉस्ट आर क्या लिखूंगा, ऑल कॉस्ट विच आर इनकर्ड कॉस्ट आर एक्सपेंस आउट। चलो, ऑल कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड आउट, रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, ऐसे ये तो अच्छा लग रहा है। ऑल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगला फेज़ जो होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट फेज़, ठीक है। ये वो फेज़ है जिसके अंदर आपको कुछ शक्ल सूरत नज़र आना शुरू हो जाती है कि जी शायद वैक्सीन हम बना लें, लेकिन ये शायद अभी लगा हुआ है। क्या मतलब, अभी भी कच्चा पक्का काम है। इसलिए स्टैंडर्ड ये शुरू होते ये नहीं कहता कि अब से ऑनवर्ड सारे खर्चे कैपिटलाइज कर लो। अच्छा, ये कैपिटलाइज समझ आ रही है क्या मतलब? देखो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप पढ़ के आए ना IS 16 FAR 1 में, आप बिल्डिंग बनाते तो पहली ईंट रखते ही उस ईंट की कॉस्ट आपकी CWIP डेबिट हो जाती थी। CWIP बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, ये डेबिट होना अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें ईंट तो नहीं लगनी, लेकिन इस इंटेंजिबल को बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको अपनी तनख्वाह तो नहीं ना भूलेगी कभी,
अपनी तनख्वाह तो इन्हें भूलेगी, तो ये तनख्वाह तो इनकर हो रही है जितना अरसा आप लगा रहे हैं उस इंटेंजिबल को बनाने में। लेकिन वो इंटेंजिबल के बनने के अंदर जो आपका वक्त लग रहा है, जिसकी आप जो मुझसे तनख्वाह ले रहे हैं, उस तनख्वाह को मैं इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट नहीं कर सकता। अभी मुझे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करना पड़ रहा है। कब मैं CWIP इंटेंजिबल डेबिट करूंगा? जिस दिन एक खास स्टेज आती है डेवलपमेंट में भी, जब स्टैंडर्ड के बताए हुए 6 क्राइटेरिया हैं वो मीट हो जाते हैं। ठीक है, वो 6 क्राइटेरिया क्या हैं कल बताऊंगा। यार तुम समझदार हो गए हो पहले दिन ही। ठीक है, कल बताऊंगा इंशाल्लाह, वो सारी बातें तो आज नहीं बतानी। ठीक है, तो 6 क्राइटेरिया जब मेट होंगे तो हमने उससे ऑनवर्ड सारे वो खर्चे जो पहले एक्सपेंस आउट हो रहे थे, अब हर एक खर्चा, चाहे इक्विपमेंट की उस अरसे की डेप्रिसिएशन, चाहे कोई मटेरियल लगा है, चाहे कोई लेबर लगी है, सैलरी जा रही है आपको, चाहे और कोई, अच्छा फिर मेरा फॉर्मूला बन गया, फिर मैंने उसको रजिस्टर करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे फिर क्या होंगे? ये कैपिटलाइज हो रहे होंगे। यानी फिर उसकी मैं एंट्री करूंगा CWIP ऑफ इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहूंगा चल भाई CWIP क्रेडिट और इंटेंजिबल डेबिट। अब टेंजिबल PPE जो था वो डेप्रीशिएट होता था ना, बिल्कुल वैसे ही ये इंटेंजिबल जो है ये अमोर्टाइज होता है, मतलब नाम बदल गया, बस है वही। ठीक है, एंट्री इसकी भी वही है, जैसे उसकी डेफिनेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड क्रेडिट थी, यहाँ पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट हो जाएगी। और बात समझ आई? तो डेवलपमेंट फेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D सुना होगा आपने, R&D डिपार्टमेंट है जी। R&D डिपार्टमेंट क्या होता है? जहां पे साइंसदान बैठे होते हैं। तो R&D डिपार्टमेंट में R एक्सपेंस, D एक्सपेंस। कब तक? जब तक 6 क्राइटेरिया मीट ना हो जाए। जब 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए उससे ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज कर देंगे। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर अन्य वार्निंग, एक वक्त आएगा 6 क्राइटेरिया मीट हो गए जिस दिन। अच्छा, 6 क्राइटेरिया जब तक मीट ना हो, हम उस अरसे की डेवलपमेंट को कहा करेंगे ये बुरी वाली डेवलपमेंट है। बुरी क्यों है? इसको हम कैपिटलाइज ही ना कर सकते, एक्सपेंस आउट करेंगे तो ये मेरा इंटेंजिबल नहीं बन रहा, अभी तक बुरी है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी जी, तो आपके 6 क्राइटेरिया मीट जब तक नहीं होंगे, यानी कि 6 क्राइटेरिया हम यूं पूछेंगे 6 क्राइटेरिया मेट? नो। किसी ने कहा नो, हमने कहा अच्छा नो, इसका मतलब ये बुरी डेवलपमेंट है, यानी कि एक्सपेंस आउट होना चाहिए खर्चों को। जब तक ये भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है लेकिन सारे 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, कोई रहता है अगर, ठीक है, मतलब 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए अभी तक, तो फिर ये क्या है? बुरी डेवलपमेंट, एक्सपेंस में ही जाने दो अभी भी खर्चों को। ठीक है, अगर ये ना है तो ये क्या है? ये बुरी डेवलपमेंट है। ठीक है जी, तो बुरी डेवलपमेंट का इलाज हमने क्या रखा हुआ है? इसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे होना चाहिए ना, ताकि आपको पता लगे सेम वही ट्रीटमेंट। ठीक है कि नहीं? आजा सुने, ठीक है जी, चलो आगे जी। और अगर आ गई वो आवाज कि जी 6 क्राइटेरिया हैव बीन मेट, अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो गए तो ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है। तो जिस दिन ये मीट हो जाएं उस दिन से ऑनवर्ड्स जो भी खर्चा होगा उसको कैपिटलाइज कर लेना आप। ठीक है जी, यहां तक के ये इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाए, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने इसको इंटेंजिबल CWIP में से निकाल लेना है और इंटेंजिबल एसेट में रिकॉर्ड करना है, और इसको फिर अमोर्टाइज करना है। इसकी भी यूज़फुल लाइफ होती है बेटा जी। ठीक है, इसकी अपनी एक यूज़फुल लाइफ होती है कि कितने अरसे तक ये इंटेंजिबल हमें फ़ायदा दे सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है जी, तो उस अरसे के ऊपर इसकी कॉस्ट को बांट के अमोर्टाइज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी हम एक फार्मूला तैयार कर लें। अब इस फार्मूला के किसी और के पास तो नहीं है, जो हमने वैक्सीन अभी बनाई कोरोना की, किसी और के पास तो नहीं है। अब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले 5 साल तक हम इस फार्मूला के तहत वैक्सीनें बना कर बेचेंगे। अब वैक्सीन बनाने की कॉस्ट वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है और उसकी सेल वो अलग चीज़ है। इस वक्त तो बात उसकी नहीं हो रही है,
इस वक्त तो बात ये हो रही है कि वैक्सीन बनाने में जो मेरा 2 करोड़ रुपया लग गया, इसको 5 साल में बांट के एक्सपेंस आउट करूंगा मैं, क्योंकि इस फॉर्मूला की हेल्प से अगले 5 साल तक मैंने वैक्सीन बना कर बेचनी है। ठीक है, तो सही है। तो ये थोड़ी सी मैं तस्वीर आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप खींच सकें इसको। लगता तो है गजारा हो जाएगा, अब गजारा। चलो जी, परचेज्ड आ गया और इंटरनली जेनरेटेड। अब अगर अभी गुजारा नहीं हो रहा तो फिर मैं की करा। ये मैंने डिस्कशन किया अभी आपके साथ। सर ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है सर, इसकी सेल से जो रेवेन्यू आएगा उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे इसके अलावा वाली सेल का रेवेन्यू आता है उसको ट्रीट करते हैं। इंटरनल गुडविल है ना, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे चने बेच रहा हूँ, गोगा नकीबिया मुर्ग चने मेरे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर मैं गोगा हूँ। तो अब मैं 10 साल 15 साल 20 साल से इतनी मेहनत की है तो मेरा नाम बन गया। अब आप उसके साथ जो है वो अगर सीए मुर्ग चने लगा के बैठ भी जाओ तो गाहक उस तरह से आपके पास नहीं आएगा जैसे मेरे पास आएगा। अब मेरी गुडविल बनी है, बिल्कुल मेरी मेहनत थी, जायका था, फिर बहुत अरसे के मेहनत भी करता आया मैं, उसको मेंटेन भी रखा और करते करते मेरा नाम बन गया। अब इस नाम की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा सेल्स आती हैं जो आपको नहीं मिल रही, लेकिन मैं उस एक्स्ट्रा सेल की भी वही एंट्री करूंगा जो नॉर्मल की करता हूं, क्योंकि ये मेरी इंटरनल गुडविल है। मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने 20 साल में ऐसे कौन कौन से खर्चे किए हैं जिस वजह से ये गुडविल वजूद में आई है जो मैं उसको रिकॉर्ड करूं। लेकिन अगर मैं आज दुकान बंद करके इस भाई को दे दूं तो मैं क्या सिर्फ इस दुकान, ये मेरी दुकान है फिर, ठीक है, इस दुकान के या ये मेरे पास जो पतीला पड़ा हुआ है और चूल्हा पड़ा हुआ है या ये मेरे जो बेंच लगे हुए हैं, सिर्फ इनके पैसे लूंगा या अपने नाम के भी पैसे लूंगा? भाईजान ये सारी चीज़ें तो आपने भी सीए मुर्ग चने में रखी हुई है, तो क्यों लोग गोगे के पास आते हैं? नाम है तो मैं अपने नाम के पैसे, मैं कहूँगा यार 10 लाख का ये सामान है, 1 करोड़ मेरे नाम का दे दो, जो है वो 1 करोड़ 10 लाख मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ दुकान छोड़ के। अब उसके लिए उसकी बैलेंस शीट में 10 लाख के ये फर्नीचर फिक्सचर आएंगे, को बिल्डिंग है तो वो आएगी और उसकी किताबों में ये गुडविल आ सकती है। ठीक है, सही है, देख लेंगे यार। फ्रेंचाइज क्या होता है, वो तो आपका राइट ही है, मतलब आपको उन्होंने आपको राइट दिया हुआ है कि आप उनके नाम से ये काम कर सकें। ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट फिर कभी देख लेंगे। अब इसको बस कर दें क्योंकि अब IAS 36 रिवाइज होता नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, चलते हैं। अब इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ ना, कुछ बातें इसकी बात कल करेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन कराऊंगा और 2 सवाल इसके करवाऊंगा जिसमें प्रैक्टिकली हम इस काम को करके देखेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स तो बनाने ही हैं, शायद नोट कल ना बने, परसों फिर IAS 38 का नोट बनेगा जो 99% 98% मिलता जुलता है PPE के नोट के साथ। लेकिन ये मत समझना कि इस वजह से वो आता नहीं है, बड़ा रेगुलरली आता है। ठीक है, PPE का नोट जैसे था जो इस दफ़ा आ भी गया, ऐसे ही अभी अगली दफ़ा IAS 38 का आ जाए। सुभान अल्लाह, आपकी तो बैक टू बैक नोट्स वाली हैं। अगर बंदा कहे बैक टू बैक नोट्स वाली ये अटेम्प्ट्स गुजरी थी। इन्होंने PPE का नोट भी बनाया था, इन्होंने IAS 38 का नोट भी बनाया था। ऐसे ये मुबारक लोग हैं। ठीक है, तो फिर आगे फॉर्म में जाकर आपसे हर कोई नोट बनवाई जाएगा, तुम बड़े नोट बनाए, तुम ये नोट भी बना दो। ठीक है, तो PPE का और IAS 38 का नोट तुम ही बनाओ। ठीक है, चलें, खैर तो इंशाल्लाह करते हैं वो अगली बात। फिलहाल तो पिछली बात में आए, थोड़ी सी रिवीजन कर लें हम ज़रा डिस्काउंटिंग की। डिस्काउंटिंग याद है? डिस्काउंटिंग जिसको नहीं याद ना, उसकी तसल्ली इंशाल्लाह हो जाएगी। IFRS 16 आ रहा है ना, उसमें है ही डिस्काउंटिंग तरह तरह की। ठीक है, एक किस्त एडवांस में, कभी किस्त एरियर में, वो लीज पे जब ऐसे लेंगे। ठीक है, एनविटी फार्मूला लगाएंगे, सिंपल डिस्काउंटिंग भी होगी। फिर कभी एक किस्त है, एक छोड़कर 2 किस्तें हैं, फिर 2 छोड़कर 2 किस्तें हैं, वो अजीबो गरीब किस्म की तरह तरह की डिस्काउंटिंग करेंगे। फिलहाल उस लेवल की बात तो नहीं है, मैंने ये देखना है, मिटाने ना देना इसको, ये जो इसने लिखा है। क्या कह रहा है फिर?
पता होता है आपके वालिद को और आपके उस्ताद को सब। वो जो नहीं कहते ना, वो सिर्फ ये वजह होती है कि भरम रहा हुआ है रहने में, ठीक है ना, आपको लगता ही है, ठीक है, क्योंकि ऐसी भी तुसी सी। हाँ जी, चलें जी, वापस आए जी, कोई नहीं कोई नहीं, लिखो, अरे ओ लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन है जनाब कि वी विल रिसीव ₹200 for 4 years. डिस्काउंट रेट इज, सादा ही रखो, 10%। अब जी बिल्कुल सिंपल डिस्काउंटिंग मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अज्यूम करें 2011 के अंदर ये काम शुरू हुआ, 4 साल के लिए करना है, तो ये अब जी अब ये एग्जांपल मेरी है तो मर्जी मेरी है, मैं खुद ही बताऊंगा। ये मैं एरियर में अज्यूम कर रहा हूँ जी, हर साल के एंड पर मैं 200 रुपये रिसीव कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो इस दिन खड़े होकर। ये जनाब 1 जनवरी 2011 है, मुझे इस दिन खड़े होकर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू 1 जनवरी 2011 पर, तो निकाल सकते हैं? जल्दी करें, निकालें, ज़रा भूल गए होंगे आप, मैंने कहा जल्दी से कर लें काम, जल्दी करें, नहीं होता नज़र आ रहा। IAS 36 की रिवीजन नहीं होती नज़र आ रही, गपशप ज़्यादा लगा लिया आज हमने। थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं हम बाई द वे, 5-7 मिनट। वैसे 1:30 बजे जमात होती है, तो 1:25 तक चली जाया करेगी हमारी क्लास कभी कभार। मैंने कहा एडवांस बता दूं, वैसे आज नहीं करता, पहला दिन है, अच्छा नहीं लगता, आप लोग नाराज़ ना हो जाएं, ठीक है। वैसे अगर आप कहेंगे तो IAS 36 रिवाइज हो सकता है, अगर आप कहेंगे तो अभी टाइम है, बाकी वैसे जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू 1 जनवरी को निकालनी है आपने। एक तो जनाब सिंपल डिस्काउंटिंग है, डंकी वर्क कर लें आप, अपने वाला वर्क कर लें आप, सिंपल डिस्काउंटिंग जी, सिंपल डिस्काउंटिंग है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है जी, जो रेंटल है, जो अमाउंट है, जो कैश फ्लो है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1 प्लस रेट I रेज़ टू पावर -n से, ठीक है। ये जितने भी हों, अब ये 4 हैं तो चारों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे पहला 200 जो है उसको आपने 1 प्लस 10% यानी 1.1, बोलो 1 प्लस 0.1%, 10%, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1.1 बन गया ना, ठीक है। अच्छा, तो 1.1 रेज़ टू पावर, अब ये वाले 200 को हमने कितना अर्सा पीछे बुलाना है, 1 साल पीछे बुलाना, ठीक है। तो इसको 1 साल पीछे बुलाएंगे, -1। अच्छा, प्लस अगले वाले 200 को हमने 2 साल पीछे बुलाया। ज़्यादा लंबी आवाज़ ही, भाईजान, इसको क्या कहा था, भाईजान भाईजान भाईजान, इसको फ़ोन करके या बंदा भेज के बुलाना पड़ेगा, इतना दूर है, ठीक है। तो ये 3 साल पीछे, ठीक है। तो प्लस 200 इंटू 193 प्लस 200 इंटू 1.1 -4 इज इक्वल टू 633 4 कर लो। अच्छा, ये सिंपल डिस्काउंटिंग हो गई। और दूसरा तरीका क्या है जी, एन्युटी का फॉर्मूला लगा लें, आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि सेम कैश फ्लोज हों, सेम इंटरवल से हों, एक से ज़्यादा हों। पहली बात ये होनी थी, कैश फ्लो एक से ज़्यादा हो, कैश फ्लो अकेला ना हो, कैश फ्लो एक से ज़्यादा हो, सेम इंटरवल से हो, सेम अमाउंट से हो, तो आप एन्युटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एन्युटी का फॉर्मूला क्या था, जो रेंटल है, जो अमाउंट है, उसको आपने इस फॉर्मूला से गुजारना है, 1.1 रेज़ टू पावर -n, ब्रैकेट डालना है, चलो ज़रूरत तो कोई नहीं थी वैसे, 1 प्लस I लिखना है ना, इसलिए डाल देते हैं, रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय I, ठीक है।
तो ये तो बड़ा आसान काम है, ठीक है। आपने पीवी निकालनी है तो आपने पकड़ा 200 को और 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर। अब n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ना, नंबर ऑफ ईयर्स वाली गलती कभी ना करना, आज तो बच जाओगे, आगे जाके फंस जाओगे। इसको n को कहते हैं जितनी दफ़ा 200 आ रहा है, नंबर ऑफ कैश फ्लोज। यही अगर सेमी एनुअल का सवाल हो जाता तो नंबर ऑफ ईयर्स तो 4 हैं लेकिन किस्तें 8 आ जाती। अभी IFRS 16 पता लग जाएगा लीज वाले टॉपिक में, टेंशन ना लो, बस फिलहाल याद रख लो n किसे कहते हैं, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। हाँ, सिंपल डिस्काउंटिंग में जो n पड़ा है वो नंबर ऑफ ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर ठीक है ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। वो अलग बात है कि वो ईयरली हैं तो इसलिए सेम ही बात है, अभी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1.1 रेज टू पावर माइनस 4, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 रेंटल्स हैं, डिवाइड बाय 0.1 जी, आंसर 630, ठीक है जी। तो दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल छोटा सा ज़रा देखने जल्दी से, वो आप कर दें, मुझे ज़्यादा मुश्किल है ज़रा। हाँ, वी विल रिसीव, यार सारा दिन ही मैं इधर ही बैठा रह गया यार, बोर्ड पे नहीं जा सका, सिर्फ आप लोगों की सुस्तियों की वजह से। भाई 10-15 मिनट और पढ़े तो बोर्ड पे सवाल हो सकता है। आपका दिल नहीं कर रहा बोर्ड पे सवाल हो? अच्छा, अभी रोज़ा तुम लोगों को लग रहा है? नहीं, हूँ मैं कह रहा जिन्ना पढ़ा लवा उन्ना टाइम चंगा लग जाना इत्थे बाहर जाके तो मैं औखे ही होने बाहर जाके मैं अभी तक पढ़ा हुआ, ये फिर सेशन के एंड का पढ़ा इसको रहने दो, ये अब जहर बन चुका होगा। चूँकि आप लोग गए हैं तब का ही पढ़ाओ ना मेरे ख्याल से। हाँ भाई बात सुनो भाई, अब बाहर जाके मैंने लड़ाइयाँ ही करनी है लोगों से, तो पढ़ लो मुझसे थोड़ा सा। आपसे तो मैं लड़ूंगा नहीं कम से कम, क्या ख्याल है? चलो आप सोचो तब तक। वी विल रिसीव कितना जी कर लें, 160 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4th ईयर, रेट इज 12%। अब जी मामला तो वही है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और यहाँ पर इकट्ठा 160 पड़ा हुआ है। अब क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मैंने इस दिन, ऐसे ही मैं लिखता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब कितने ऑप्शंस हैं? अब ऑप्शन एक ही है। अब मल्टीपल कैश फ्लोज नहीं है तो एनवीटी तो ना लगा सकते आप, तो 160 इंटू 1 पॉइंट, लेकिन 1 प्लस आई क्या है 12%, रेज टू पावर माइनस। अब यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे गिनेंगे। 4 साल पीछे बुलाया इसको हमने, -4, आंसर इज 102 कर लो ना, ठीक है। चलो अब आओ जरा क्वेश्चन पे। वो अभी है जी, कल हमने बात की थी, रिवीजन करने का सोचा था इम्पेयरमेंट को, ठीक है, रिवाइज करने का सोचा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करें, किया होगा आप लोगों ने, माशाल्लाह समझदार से बच्चे हैं आप, पता है आप लोगों को कोई काम हमने पेंडिंग नहीं करना, ठीक है। तो सवाल था, कैलकुलेट करो इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 2015, ठीक है। सवाल की इन्फॉर्मेशन है, हमने एक बस ख़रीदी थी 500 रुपये की यकम जनवरी 13 पे, जिसकी लाइफ 5 साल है, ठीक है। और 31 दिसंबर 13 पर एक कंपेटिटर आ गया है, जिस वजह से अब हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम अपनी इस बस को, मार्कर की तरह, हम अपनी इस बस को मिल गए इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें कि ये जो बस है ये किताबों में जितने पर नज़र आ रही है, क्या इससे उतनी अमाउंट रिकवर होना पॉसिबल भी है, या कहीं फ्यूचर का लॉस तो नहीं आ रहा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो कहता है फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक करो, एसेट औकात से बाहर हो तो उसको औकात पे लेकर आओ। यही था IAS 36 इम्पेयरमेंट, ठीक है। असल में हमने ये एसेट ख़रीदा कब था, यकम जनवरी 13 पर। ये एसेट 500 का हमने लिया था। उसके बाद इस एसेट की ज़िंदगी से 3 साल
गुजार चुके थे, हम इस एसेट को हम इस्तेमाल कर चुके थे। ये हम इधर 13 गुजरा, 14 गुजरा और 15 भी गुजर चुका है। इस वक्त आप मौजूद हैं 31 दिसंबर 15, ठीक है। इस दिन तक तो कुछ मसला नहीं हुआ था। इस दिन एक कंपेटिटर मार्केट में आ गया, जिस वजह से अब हमें लाले पड़ गए, ठीक है, कि जो हम पहले सोच रहे थे मौजें अब शायद वो ना मुयस्सर हों। तो जो कुछ भी हमने करना होता था वो इस दिन खड़े होकर। तो इस दिन खड़े होकर क्या ज़रूरत महसूस हुई है? एक इंडिकेशन आई है, कंपेटिटर आ गया है, एक इंडिकेशन आई है, हो सकता है हमारा एसेट इम्पेयर हो गया हो। तो ये इम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से एसेट को गुजारा जाता है, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। बुक वैल्यू भी 31 दिसंबर 15 की हमें चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट भी 31 दिसंबर 15 की चाहिए, यानी हर चीज़ अब हमें 31 दिसंबर 15 पे चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें चाहिए 31 दिसंबर 15 पर। बुक वैल्यू निकाला करते हैं हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, ठीक है। तो कॉस्ट 500 थी और आज तक ये एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? इस एसेट की यूजफुल लाइफ थी 5 साल। रिजल्ट वैल्यू नज़र नहीं आ रही, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करें तो हर साल की डेप्रिशिएशन कितनी बनती है? 100 रुपया, यानी एक 100 रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ होगा, फिर 100 रुपया इधर, फिर 100 रुपया इधर, तो यहाँ पर 300 होना चाहिए। लेकिन ये वाली वर्किंग तो हमने नहीं किया करनी ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि ये पास्ट है जो गुजर चुका है। इस वक्त हम 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू यानी कॉस्ट को घसीट के इधर लाना है, और रिकवरेबल अमाउंट के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज को भी घसीट कर वापस लाएंगे इधर। कॉस्ट घसीट के आगे लाते हैं और फ्यूचर कैश फ्लोज को वापस लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू हमने निकाली 31 दिसंबर 15 पर, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करनी है, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 किया, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। कितने साल गुजर चुके हैं इस एसेट की ज़िंदगी में अभी तक? तो 1 जनवरी 13 को अगर आया था तो 31 दिसंबर 13 तक 3 साल गुजर चुके हैं। तो इंटू 3 कर देंगे तो डायरेक्ट आपका वही 200 आ जाएगा। ये आपकी बुक वैल्यू, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग इज रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट जो है इसको हम एक वर्किंग में निकाल लिया करते थे, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला हुआ करता था, पढ़ी हुई है ना, FR 1 पढ़ के FR 2 बच्चा आता है ना, तो ये तो कोई नहीं कह सकता I-36 पढ़ के नहीं आए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। किस दिन की फेयर वैल्यू? किस दिन की फेयर वैल्यू? 31 दिसंबर। हर चीज 31 दिसंबर 15 पे में चाहिए, तो 31 दिसंबर 15 की फेयर वैल्यू और 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल क्या मतलब? आपने मिसाल के तौर पर उस एसेट को बेचना है तो उसको रिमूव करके बेचना पड़ेगा, तो रिमूवल की कॉस्ट, उसको डिस्पोजल के लिए रेडी करना है, कोई कॉस्ट आपको, कोई कमीशन देना पड़ गया आपको, उस वक्त आपको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ रहा है उस एसेट को, वो ज़रूरी खर्चे जो डिस्पोजल से रिलेटेड है, कॉस्ट टू सेल, वो भी इसी दिन सवाल में बताएगा। तो आपके सवाल के अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि ये तो फ्यूचर कैश फ्लोज है। ये इफ़ वी सेल बस टुडे, आज इसको बेच दें, यानी 31 दिसंबर 15 में बेच दें, तो फेयर वैल्यू 130 है और कॉस्ट टू सेल 14 रुपये है। तो 130 माइनस 14 कितना आता है? 116। दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? हाँ, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट यूं कर देते हैं ना, रिकवरेबल अमाउंट
उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी है। पहले हमने क्या देखा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दूसरी चीज़ क्या है जी, वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ अगर आपको याद हो तो बेसिकली क्या होता था, फ्यूचर के कैश फ्लोज की, इसको अगर मैं इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या बनती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। ज़्यादा बेहतर है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, फ्यूचर नेट कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये सारी कहानी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी कहानी तो इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालना सिखाई आपको, जो गुजर गया वो पास था, ठीक है। और इस दिन खड़े होकर मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली है। आज अगर इस एसेट को बेच दूँ, किसी भी एसेट से ना आप किसी भी वक्त खड़े होकर दो तरह के फायदे ले सकते हैं। उसको आज बेच दें, पैसे आएंगे, या उसको आप आज बेचें ना, उसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके उससे अगर प्लांट है तो गुड्स बनाकर बेचें, अगर बस है तो सवारियां बिठा के किराया लेके बस को चला के तो उससे फ़ायदा लें। तो एसेट दो तरह के फ़ायदे आपको दे सकता है। एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, जो आपने अपने पास होल्ड किया हुआ है फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, या फॉर रेंटल टू अदर्स, या फॉर एडमिन पर्पज, इसी को तो पीपीई कहते हैं। तो ये आपने होल्ड किया हुआ है पीपीई, ये किसी भी वक्त आपको दो तरह के फायदे दे सकता है। आज बेच दो तो पैसे आ सकते हैं, या इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करके इससे बेनिफिट कमाओ। तो आज बेचें तो नेट में 116 आने हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो जितनी रिमेनिंग लाइफ है, कितनी रिमेनिंग लाइफ है वैसे, 5 साल टोटल लाइफ थी, तो 3 गुजर गए तो रिमेनिंग 2 साल है। तो कहता है ऑन 31 दिसंबर फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं जी, एनुअल इनफ्लो है 70 और एनुअल आउटफ्लो है 15। बस चलेगी तो किराया आएगा, किराया वगैरह 70, और बस चलेगी तो पेट्रोल, टोल, सैलरीज वगैरह खर्चा आएगा 15, ठीक है। तो इनको अगर आप नेट कर लें तो ये कितना बनता है, तो 55 रुपए के 2 कैश फ्लोज आएंगे, ठीक है। सवाल चुप हो तो ईयर एंड पे अज्यूम करते हैं हम कैश फ्लोज को। और एट द एंड ऑफ लाइफ बस कैन बी सोल्ड एट 25-2, यानी एंड पे जाके ये हमें 23 रुपये नेट में अपने कबाड़िए को भी दे देना अगर, तो इतने पैसे रिकवर करा देगी। यानी बेसिकली यहाँ खड़े होकर हम अगले रिमेनिंग लाइफ को देख रहे होते हैं, जिसमें हमने ये कहा कि 55 रुपये इधर आएंगे, 55 रुपये इधर आएंगे और 23 रुपये इधर आएंगे। ये मैंने ज़रा इस तरह करके लिख दिया, कोई मसला, नीचे जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 55 और 55 कितना बनता है, 55 और 55 कितना बनता है, कोई बता दे मुझे, 110। अच्छा, तो ज़रा यूँ कर लेते हैं ना, इसको ज़रा इधर ले लिख ही लेता हूँ। ये मैं 31 दिसंबर 15 पे खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है जी। ये सब कुछ यहाँ पे खड़े होकर कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के कैश फ्लोज तो इधर पड़े होंगे। आपको कहा गया जी इनफ्लो 70 का हर साल में एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस इनफ्लो को कमाने के लिए 15 का आउटफ्लो भी है। अब ये क्या है, ये 16 का साल है, ये 17 का साल है, रिमेनिंग 2 years, ठीक है। फिर दूसरा इस 5वें साल के एंड पे जाके उसने क्या कहा, 25 रुपये इसकी डिस्पोजल प्रोसीड, इसको डिस्पोज करें तो पैसे आ जाएंगे, और कितना 2 है 3 है, 2 रुपये इससे नेट में आपका। तो अगर मैं इसको नेट कर दूं तो ये कितना है, इसको भी ऐसे कर दें तो 55 रुपये के कैश फ्लोज हैं इस बस को चलाने से आने हैं। और जब इसकी यूज़फुल लाइफ का एंड होना है, जब इसको बेच के मैंने नई बस ले लेनी है, तो उस वक्त फिर 25 - 2 23 रुपये ये भी, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी है। ऐसे नहीं किया करेंगे हम, ये टाइमलाइन वगैरह तो बस आपके लिए ज़रा समझाने के लिए, रिवाइज करने के लिए बना दी, डायरेक्ट लिखेंगे। ये टोटल 3 कैश फ्लो, 55 वाले 2 और एक 23 वाला। तो 55 और 55 110 बोला आपने, जमा 23 133 बनता है, की हो गया 133। तो ये 133 हम ले लेंगे यहाँ पर वैल्यू इन यूज़। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, नहीं गलत हो जाएगा। हर चीज़ अगर 31 दिसंबर 15 में पड़ी है तो ये फ्यूचर के कैश फ्लो हैं, ये भी 31 दिसंबर 15 पे लाने पड़ेंगे। ये इस वक्त 31 दिसंबर 15 पर नहीं पड़े हुए। तो यही वो चीज़ है जो कल आपको मैंने जाते जाते रिवाइज करवाई, ठीक है। और ये मैंने आपको एनविटी रिवाइज कर, एनविटी और सिंपल डिस्काउंटिंग। अगर
मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हैं सेम इंटरवल से सेम अमाउंट वाले, तो आप उसको सिंपल डिस्काउंटिंग से भी कर सकते हैं और एन्युटी भी। लेकिन अगर अकेला ही कैश फ्लो है तो उसको तो सिर्फ सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब हमारे सवाल में दोनों का मिक्सचर है, तो ठीक है 55 के कैश फ्लोज 2 हैं, उनको एन्युटी लगा दो और जो 23 वाला है उसको सिंपल डिस्काउंट कर लो। आप 55 को भी सिंपल करके ला सकते हो, लेकिन ये तो 2 सालों वाला था ना। अगर 15 साल वाला होता तो क्या 15 कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करने बैठ जाओगे मैनुअली, फंस जाओगे ना। ठीक है, तो आसानी जिसमें है वो करो। ये 3 कैश फ्लोज हैं, वैल्यू इन यूज निकालनी है तो आप कहोगे जी कि सबसे पहले तो इस 55 को एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो, 55 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेट मैंने कहीं नहीं देखा सवाल में, चलो मुझे भी देख लेने दो। आपने देख लिया मुझे लगता है जी। डिस्काउंट रेट इज 12%, तो 1.12 रेज टू पावर माइनस कितने दफ़ा 55 आना है, तो -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.12, ठीक है, बोलो समझ आ रही है। प्लस दूसरे साल के एंड पे 23 रुपये भी आएंगे, ठीक है, तो 23 इंटू 1.12 रेज टू पावर, इसको 2 साल पीछे लेकर आना है, ठीक है जी। तो 116, ये ऐसे कर दो ना, चलो खैर जरा कंपैरिजन में जरा सामने नजर आते जी। तो ये जनाब टोटल आपकी वैल्यू इन यूज बनेगी, कितना बना है जी, 111। अब रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से क्या चीज होती है, हायर, यानी कि 116, ठीक है। तो ये आ गई आपकी हायर फिगर, जो कि आपकी क्या बन गई। अब आपने इस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। अगर तो बुक वैल्यू इस फिगर से ज्यादा है तो गड़बड़ है, और अगर बुक वैल्यू इस फिगर से कम है तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू का इससे ज्यादा होने का मतलब क्या है, एसेट से मैक्सिमम जो आप फायदा ले सकते हैं इसकी रिमेनिंग लाइफ में, मैक्सिमम फायदा क्या है, यूज करके भी जितना नहीं आ रहा बल्कि आज बेच के मैक्सिमम फायदा मिल रहा है ना, आज ही बेच दें तो नेट में 116 रुपए मिलने हैं, और किताबों में ये अभी 200 पर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब एसेट ओवर स्टेटेड है, एसेट के अंदर अब उतनी जान नहीं रही। ये तो मतलब ये सोचा हुआ था कि ये जो 200 रुपए की कॉस्ट अभी बची पड़ी है, बुक वैल्यू बची पड़ी है, फ्यूचर में इससे कोई 250-300 का फायदा आएगा इंशाल्लाह जब हम बस चलाएंगे तो, ठीक है। तो उल्टा क्या आना था, प्रॉफिट। लेकिन जो कंपेटिटर आया उसने हमारी सवारी बांट ली, उसने हमारी सवारी बांट ली, तो जब सवारी हमारी बांट ली तो हमारे कैश फ्लो शायद फ्यूचर वाले कम हो गए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट तो शायद पहले भी इतनी होगी, लेकिन शायद हमें वैल्यू इन यूज बचा के चल रही थी। वो किराए ज़्यादा होंगे, जितना किराया ज़्यादा कैश फ्लो ज़्यादा उतनी वैल्यू इन यूज ज़्यादा, तो शायद वो 200 से ऊपर रही होगी, तभी इंपेयरमेंट नहीं हुई होगी आज तक। लेकिन अब क्या हुआ, कंपेटिटर के आने से वैल्यू इन यूज नीचे चली गई, तो फिर इतनी नीचे चली गई कि नजर आ रहा है कि जो हमने कॉस्ट इनकर की थी 200, इससे फ्यूचर में हमें इतना भी फायदा नहीं आना कि ये कॉस्ट इनकर जो की थी वो रिकवर हो जाए, बल्कि उल्टा लॉस होता नजर आ रहा है। तो फ्यूचर के लॉस को क्या करो, आज ही बुक करो, आपने एसेट को आज ही राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाओ, क्योंकि एसेट क्या हुआ पड़ा आपका, ओवर स्टेटेड, ठीक है। तो आपने कहा ओहो 116 रिकवरेबल अमाउंट आ गई, तो एसेट को उठाकर ले आओ 116 पर और इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करो, कितना 84 का इंपेयरमेंट लॉस। इसको आप इस तरह से लिख लें, आपकी मर्जी होती है, आप बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट के दरमियान में लाइन छोड़कर लिख लें, तभी आपकी मर्जी होती है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है जरा देखना लें। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो ख़त्म नहीं हो गई, और यार मज़ा ना आया इस तरह से। तो आप यूं करो, यहाँ पे लिखो ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडेड 2013, 14 और 15, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। शायद 16 पे भी चला जाऊं समझाने के लिए बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एंट्रीज पास करता हूँ। पहले मैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13,
इसकी एंट्रीज अगर पास करूं तो सबसे पहली एंट्री क्या हमने करनी है, हमने एसेट इस साल में ख़रीदा था, ऐसा ही है। तो एंट्री क्या बनी, एसेट का नाम क्या, बस चलो पीपीई लिख दूं, एसेट लिख दूं, एसेट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट जो भी कर दो, कितना 500 से, ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड आया होगा तो ये एसेट 100 रुपये से डेप्रीशिएट हुआ होगा, वो पुरानी बात है। तो दूसरी एंट्री 13 वाले साल में क्या हुई होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये साल ख़त्म हो गया, अगला साल आया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14, तो एसेट दोबारा ख़रीदने की एंट्री पास, लेकिन एसेट इस्तेमाल हुआ तो 100 रुपये की डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आप, होगी, बोलो क्या एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100। और जनाब जब आता है ना तीसरा साल, तो तीसरे साल के भी एंड पे पहुंचना ना भूलना पहले, क्योंकि आपका जो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा है वो किस दिन लगा है, 31 दिसंबर 15 पे आके, तो पहले एसेट को 31 दिसंबर 15 पर लेकर तो आए, ये 3 साल की डिडक्शन माइनस होकर बुक वैल्यू निकली, ऐसे ही है। तो 31 दिसंबर 15 वाले साल में ख़रीदने की एंट्री तो नहीं करेंगे आप, लेकिन एसेट खरीदने की एंट्री नहीं की, लेकिन उसको डेप्रीशिएट करेंगे आप। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट उसी तरह से 100 रुपये से हुआ। और उसके बाद आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया और इम्पेयरमेंट लॉस आया, और ये इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बिल्कुल आपको याद होगा डेप्रीसिएशन के जैसी ही होती थी। इसकी एंट्री है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितने से जी, 84 से, ठीक है जी। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज आ गई। को मसला एक्सट्रैक्ट्स भी बना लो, चलो अब रिवाइज हो गया ये, पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। फॉर द ईयर एंडेड 13, 14 और 15, तो पीएनएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं जी पीएनएल, जैसे मर्जी बना लें, वैसे सही तरीका तो यही है कि आप 15, 14, 13 ऐसे बनाएं। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 13 में कितना आया 100, 14 में 100 और 15 में भी 100, ऐसे ही है, देख लो एंट्री नज़र आ रही। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ किस साल में नज़र आ रहा है, 2015 के अंदर। तो डेप्रीसिएशन के लिए किसी इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट लगा के देखते हैं कि इम्पेयर्ड है या नहीं है, डेप्रीसिएशन हर साल आनी है। आउटपुट मेथड ना हो तो एसेट वेला भी पड़ा हुआ है, फारिग भी पड़ा हुआ है, आइडल भी है, तब भी डेप्रीसिएशन आनी है, वो नहीं रुकती। जबकि इम्पेयरमेंट हर साल नहीं आती, इम्पेयरमेंट सिर्फ तब आती है जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। और ये लगाते हैं टेस्ट तो पता लगता है, और ये टेस्ट सिर्फ तब लगाते हैं जब कोई इंडिकेशन आए कि इम्पेयरमेंट हो सकता है, हो गई हो, ठीक है। इसलिए डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इम्पेयरमेंट लॉस कोई नहीं था और फिर 84 का आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपके एसेट की बुक वैल्यू नज़र आती है, ऐसे ही है। तो बोलो, वैसे तो प्रोफेशनल तरीका आपको पता यही है कि यहाँ पे एसेट बुक वैल्यू दिखाए, लेकिन चलो पहला दिन है, ज़रा मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एसेट की कॉस्ट आएगी, लेस करेंगे हम इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और लेस करेंगे हम इसमें से एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अच्छा, अब
पहले साल की अगर बात करें तो हमने 500 रुपये का एसेट खरीदा था, ठीक है, और ये 100 रुपये का डेप्रीशिएट हुआ था और इसकी कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी। 400 रुपये इसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर नज़र आनी चाहिए। तो एसेट आपको कैरिंग अमाउंट क्या शो कर रहा है? 400 पहले साल के एंड। दूसरा साल आया, भाई कॉस्ट तो नहीं बदला करती है एसेट की, अनलेस के एसेट रीवैल्यू मॉडल पे चला जाए तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी, तो वो तो अभी है कोई नहीं, तो 500 रुपया कॉस्ट है। लेकिन डेप्रीसिएशन पिछले साल की तो 100 पड़ी थी, ओपनिंग बनी, इस साल मजीद 100 हो गई, तो कितनी? लेजर बनाऊं या समझ आ रही है? तो आसान बात है। लेकिन इम्पेयरमेंट फिर ना आई और ये एसेट इस साल के एंड तक 300 पे पहुंच चुका है। देख लो, पहले हमारा एसेट 200 पे पहुंचेगा, ये है असल मसला, ठीक है ना। जब 15 आया तो 15 में एसेट जो है वो मजीद 100 रुपये डेप्चिट होकर उसकी कंडीशन कितनी बन गई? 300। अगर मैं सिर्फ एंट्रीज को ही देख कर चलूँ या यहाँ वर्किंग को देख कर चलूँ तो सीधी सीधी एंट्री आगे 84 की पड़ेगी और उसकी एंट्री जो है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हुआ पड़ा है और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो जाएगा और इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 100। बिल्कुल ये रिकवरेबल अमाउंट पे हमारा एसेट आ गया है, यही हम चाह रहे थे, ठीक है, कि एसेट को राइट डाउन करके इसकी औकात पर ले आएँ, रिकवरेबल अमाउंट पे ले आएँ, और वो थी 116 रुपये। देख लो, आपको 116 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। वो रिवाइज हुआ है थोड़ा सा।